चंद्रगुप्त, कुछ कहना चाहोगे तुम? आचार्य, मैं क्या कहना चाहेगा आचार्य श्रेष्ठ? बोलने तक की तो शालीनता नहीं है इसमें। किसी को भी सत्य कहने से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो सत्य उसका साथ दे अथवा ना दे। आचार्य, क्या गुरुकुल में अपनी बात कहना अपराध है? देखा अपने आचार्य कैसे बोल रहा है। क्या हुआ क्या था चंद्रगुप्त? आचार्य, कक्षा में एक सेतु था, सेतु पर शत्रु थे। आचार्य ने हमें नीचे खड़ा किया था, बस शत्रु से कैसे बचा जाए यही प्रश्न था। और आचार्य ने बात ये है ही नहीं आचार्य श्रेष्ठ। आचार्य सुखदेव, चंद्रगुप्त को अपनी बात पूरी तो करने दीजिए। आचार्य, तुम बोलो चंद्रगुप्त। आचार्य, मैं सूर्यव्यूह बनाकर अपनी सेना की रक्षा करूंगा और जिस क्षण हमें दिखा कि हमला नहीं हो रहा है, हमारे सूर्यव्यूह की केंद्र की एक टोली जाकर इन पे हमला करेगी। पर आचार्य, क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा कि हम अपने सेना से कुछ सैनिकों को इस सेतु के नीचे भेजकर ये सेतु का संतुलन बनाने वाले इस स्तंभ को ही तोड़ दे तो? आचार्य सुखदेव, कोई विद्यार्थी यदि नया विचार लेकर आता है तो हमारे गुरुकुल में इसके लिए उसे दंडित करने का प्रावधान नहीं है। उल्टे हम नए नए विचारों को अपने विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात इसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा? नहीं आचार्य सुखदेव, और मुझे विश्वास है कि आप भी यह अनुचित कार्य नहीं करेंगे। तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए, कक्षा में विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रणाम। इस लड़के को प्रोत्साहित करके यदि आप ये सोचते हैं कि गुरुकुल की व्यवस्था में आप हमसे आगे निकल जाएंगे, तो ये दिन में सपने देखने जैसा सिद्ध होगा। ठहरिए आचार्य सुखदेव। चंद्रगुप्त, जी आचार्य। तुम जा सकते हो। प्रणाम आचार्य। आचार्य सुखदेव, हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए कि जिससे हमारे गुरुकुल में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी न पनपे। आचार्य श्रेष्ठ, आपको यदि मेरी किसी बात से ऐसा भान हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूं। और चंद्रगुप्त के बारे में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है चाणक्य कि उसे वीर यात्रा में भेजने के लिए विचार किया जा सकता है। आचार्य, वीर यात्रा जैसे दुर्गम अभियान के लिए चंद्रगुप्त अभी बहुत छोटा है, और फिर जहां आम्बिक चंद्रगुप्त है छोटा, पर उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। यद्यपि हम जानते हैं कि इसके लिए उपलब्ध समय कम बचा है, लेकिन उचित मार्गदर्शन से वो प्रयास कर लेगा आचार्य सुखदेव। मेरा एक सुझाव है आचार्य। मेरे विचार से हमारे गुरुकुल में युद्ध शास्त्र को आचार्य सुखदेव से अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए मेरा निवेदन है, यदि चंद्रगुप्त का प्रशिक्षण आचार्य सुखदेव की विशेष देखरेख में हो तो वो बालक वीर यात्रा के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, तो मेरे कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैं अपने तरीके से चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करूंगा। ऐसा ही होगा आचार्य सुखदेव, है ना आचार्य श्रेष्ठ? निश्चय ही ऐसा ही होगा।
गुरुश्रेष्ठ। चाणक्य, आचार्य सुखदेव को चंद्रगुप्त का दायित्व सौंपकर तुमने उसके मार्ग को और दुर्गम कर दिया है, जानते हो ना तुम? जानता हूं आचार्य, अच्छी तरह जानता हूं। ये तो खुला अन्याय है आचार्य। युद्ध शिक्षा विभाग के प्रमुख आचार्य आप हैं। आचार्य चाणक्य तुम अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के प्रमुख हैं। किसी और विभाग के आचार्य कैसे आपके विभाग में हस्तक्षेप कर सकते हैं? कैसे जा सकता है चंद्रगुप्त वीर यात्रा पर? ये खुलेआम पक्षपात नहीं है तो फिर क्या है आचार्य? देखो अंबिक, क्या देखें आचार्य? मात्र एक छात्रवृत्ति पा लेने से कोई कैसे उस नए विद्यार्थी को मुझ जैसे अनुभवी विद्यार्थी के बराबर खड़ा कर सकता है? आचार्य, मुझे लगता है कि अब इस विषय में मुझे पिताश्री से बात करनी ही पड़ेगी। नहीं कुमार नहीं, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए गांधार नरेश को क्यों परेशान करते हो? मैं हूं ना, वे चंद्रगुप्त को कक्षा से नहीं निकालने देंगे, ना निकालने देंगे। कोई बात नहीं, मैं प्रधानाचार्य और चाणक्य की ही बातों को मानकर देखना अब करता क्या हूं। नई सोच, कहते हैं नई सोच को बढ़ावा दो। और अब आचार्य सुखदेव इसी नई सोच से चंद्रगुप्त को तैयार करेगा और वो स्वयं हाथ जोड़कर गुरुकुल से भागने का मार्ग भी मुझसे ही पूछेगा। मेरे पेट पे ना हाथियों का युद्ध चल रहा है। पहले पेट की अशांति मिटा ले, गुरुकुल के चोर को तो बाद में भी देख सकते हैं। मैंने तो जब से तुम्हें देखा ना चंद्रगुप्त, मुझे तभी लगा तुम अवश्य कुछ बड़ा करोगे। और देखो ना, आज तुमने अपनी छात्रवृत्ति का जुगाड़ भी कर दिया और दूसरा युद्ध शास्त्र की उच्च शिक्षा वाली कक्षा में प्रवेश भी ले लिया। जो कुछ भी सीखना है जल्दी सीखो, जल्दी योद्धा बनो, क्योंकि समय बहुत शीघ्रता से बिगड़ता जा रहा है। अरे कल ही की बात है, राजा शशिकुत बता रहे थे धनानंद ने मगध में बहुत सी क्षत्रिय बस्तियां उजाड़कर कई क्षत्रियों को अपने महल में गुलाम बना के रखा है। और क्या पता तुम्हारी मां भी वहीं हो उन गुलामों में। और क्या पता तुम्हारी मां भी वहीं हो उन गुलामों में। और क्या पता तुम्हारी मां भी वहीं हो उन गुलामों में। नहीं नहीं चंद्रगुप्त, अरे मैं ये नहीं कहना चाहता था। तुम परेशान मत हो, तुम भोजन करो ना। देखो तुम भोजन करोगे तभी तो तुम अच्छे योद्धा बन पाओगे। अब खाओ ना चंद्रगुप्त। धनानंद ने मगध में बहुत सी क्षत्रिय बस्तियां उजाड़कर कई क्षत्रियों को अपने महल में गुलाम बना के रखा है। और क्या पता तुम्हारी मां भी वहीं हो उन गुलामों में।
रहा हूं माँ, मैं गुरुकुल से भागकर तेरे पास मगध आ रहा हूं। मुझे जाने दीजिए आचार्य। आपको पता नहीं वहां मगध में मेरी मां पर क्या बीत रही होगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे हर हाल में अपनी मां को धनानंद के चंगुल से छुड़ाना है। मुझे जाने दीजिए आचार्य। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी मां को सहायता की आवश्यकता है और अपनी मां को बचाने के लिए तुम्हें धनानंद को हराना पड़ेगा, जिसके पास विशाल सेना है, सहस्त्र हाथी हैं, अनेकों घुड़सवार हैं। एक साधारण से ब्राह्मण तक का सामना तो तुम कर नहीं पाए, तो धनानंद की विशाल सेना से टक्कर कैसे लोगे तुम? इस समय यूं ही यदि बिना तैयारी के तुम मगध जाते हो तो यह तुम्हारा आत्मघाती पग होगा। ऐसा करके तुम अपने आप को तो मिटाओगे ही, अपनी मां की भी मृत्यु का कारण बनोगे। यही चाहते हो तुम? आप ही बताइए आचार्य, मैं क्या करूं? मुझे हर हाल में अपनी मां को बचाना है। आओ मेरे साथ। समय की मांग यह है चंद्रगुप्त कि तुम्हारे प्रशिक्षण की तीव्रता को और बढ़ा दिया जाए। आचार्य, इस योद्धा का कवच ये मूर्ति एक महान योद्धा की है और इसका कवच उसकी प्रतीक्षा इस मूर्ति को कई वर्षों से है। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य।
कुछ लोग कहते हैं कि इस योद्धा का कवच दैवी शक्तियों ने गढ़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कवच स्वयं कर्ण का था, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहना गया था। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वो कवच जहां भी है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, ताकि वो किन्हीं अयोग्य हाथों में ना जा सके। पर क्या ये सारे तथ्य सत्य हैं आचार्य? तथ्य सत्य सिद्ध होते हैं मनुष्य की आस्था से, उसके विश्वास से। मैं बस इतना जानता हूं चंद्रगुप्त, जिस भी योद्धा ने वो कवच प्राप्त कर लिया, उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। धनानंद भी नहीं। तो बताइए ना आचार्य, क्या मैं वो कवच प्राप्त कर सकता हूं? यह इतना सरल नहीं है चंद्रगुप्त। पिछले कई वर्षों से हर वर्ष गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ छात्रों का एक दल उस कवच को प्राप्त करने के लिए वीर यात्रा पर निकलता है, परंतु उस कवच तक पहुंचने का मार्ग इतना दुर्गम है कि आज तक सब विफल रहे हैं। किंतु यह मत समझना ये कार्य असंभव है, तथापि उस कवच को भी प्रतीक्षा है एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा की। मैं चाहता हूं कि इस वर्ष तुम वीर यात्रा पर जाओ और उस अनमोल कवच को प्राप्त करो। आपको मुझ पर इतना विश्वास है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं आचार्य। पर कोई क्यों मुझे इस दल में शामिल होने देगा? मुझे तो युद्ध का कोई ज्ञान नहीं। मैं तो दल के चुनाव के समय ही असफल हो जाऊंगा आचार्य। कवच तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ा बल हृदय में होता है। यदि यह बल निर्बल ना हो जाए तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी चंद्रगुप्त। मैं प्रयोजन करूंगा तुम्हारे इस वीर यात्रा में सम्मिलित होने का। मैं जानता हूं कि यह वीर यात्रा वरिष्ठ छात्रों के लिए है, किंतु समय की यह मांग है। तुम अपनी आयु को सफलता की सीढ़ी बनाओ, रुकावट नहीं। आप जो कहेंगे मैं करूंगा आचार्य। इसके लिए तुम्हें एक आदर्श विद्यार्थी बनना होगा चंद्रगुप्त। आदर्श विद्यार्थी वो है जो किसी भी परिस्थिति में सीखने के लिए सदैव तत्पर है। छोटे से मिले, बड़े से मिले, जहां से भी मिले, उसे मात्र शिक्षा ग्रहण करनी है। इच्छित विद्या अपनों से मिले, परायों से मिले, मित्रों से मिले या शत्रुओं से मिले, उसका लक्ष्य हर मूल्य पर विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो, जो कहे वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सीखने में किसी से पीछे नहीं रहना चंद्रगुप्त। मुझे वचन दो। मैं आपको वचन देता हूं आचार्य, मैं सीखूंगा और आपकी दृष्टि में इस गुरुकुल का सबसे आदर्श विद्यार्थी बनूंगा। कसम है मुझे मेरी मां की। उसे मुक्त करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनूंगा। तमेव बन्धुः सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव।
ये तो है। आप मृत्युदंड वाले उत्सव को देखने के लिए नहीं आई? कितना मनोहर दृश्य था। सारे क्षत्रिय हमसे अपने जीवन की भीख मांग रहे थे। महाराज हमें छोड़ दो, महाराज हमें जीने दो। धिनक धिनक धिन दा, आत्मा प्रसन्न हो गई। आपके मन में हमारे प्रति विरोध का भाव है ना? मगध की पटरानी के मन में मगध नरेश के प्रति बैर है। तिगड़दा माँ 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 माँ, मुझे वो परियों वाली कहानी। शूरनंद, यहाँ आओ। अब बचो। यहाँ आओ। अपनी माँ के आंचल के पीछे क्या छुप रहे हो? हमारे जैसे महान राजा के पुत्र होकर परियों की कहानी, माँ का आंचल। बाहर निकलो। तुम कांप क्यों रहे हो? हमारे पुत्र होकर तुम्हारे अंग अंग में कायरता? धा धा तिकड़ धई। फिर कभी हमारे बीच आने का दुस्साहस किया तो हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तिगड़धा। शूर, तू ठीक है ना? हाँ। जिस राजा की पत्नी तक अपनी संतान की रक्षा करने में असहाय हो, उसके सामने तो डरी नहीं। तूने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। इतना साहस
वो भी मेरे पुत्र के लिए। हाँ, भगवान ने माँ को ऐसा ही बनाया है महारानी। माँ संतान के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी सह सकती है। एक औरत जब माँ बन जाती है ना महारानी, तो उसे हर संतान में अपना पुत्र ही दिखता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं महारानी, जो आपका पुत्र आपकी आंखों के सामने है। तो चिंता मत कर मोरा, ईश्वर अवश्य एक दिन तुझे भी तेरा पुत्र दे देंगे। तब तक तू शूर को अपना ही पुत्र समझ। हाँ, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी इस कक्षा का विशेष विषय है युद्ध में योद्धा की सहने की शक्ति। युद्ध में किसी भी योद्धा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी सहने की शक्ति, उसकी क्षमता। स्वागतम चंद्रगुप्त। स्वागतम चंद्रगुप्त, सुस्वागतम। स्वागत करो कक्षा के एक ऐसे विलक्षण विद्यार्थी का जिसने बड़ी वीरता से लड़ते हुए गुरुकुल में अपने प्राण बचा लिए, अपनी चतुरता से, अपनी चालाकी से विषांग को समाप्त कर दिया। वायु जैसे बिगड़ैल घोड़े को साधकर छात्र वृत्ति ले ली। इसके गुणों को तो मैं जितना बखान करूं उतना ही कम है। आयु में आप सबसे छोटा होने के पश्चात भी आप जैसे वरिष्ठ विद्यार्थियों के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारी कक्षा में प्रवेश भी पा लिया। ऐसे विलक्षण विद्यार्थी का स्वागत तो होना ही चाहिए। मुझे आशा है चंद्रगुप्त कि तुम अपने वरिष्ठ सहपाठियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाओगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा आचार्य। सब परीक्षा के लिए तैयार है? तैयार हैं आचार्य। चंद्रगुप्त, परीक्षा देने के लिए अपना स्थान ग्रहण करो। पर आचार्य, मेरा तो कक्षा में पहला ही दिन है, तो मैं परीक्षा कैसे दे सकता हूं? मुझे पाठ याद करने के लिए कुछ समय दे दीजिए ना आचार्य। कुछ समय तो तुम्हें मिलना ही चाहिए चंद्रगुप्त, स्मरण करने के लिए। तो ठीक है, अब परीक्षा कल होगी। तब तक चंद्रगुप्त को भी पर्याप्त समय मिल जाएगा स्मरण करने के लिए। चंद्रगुप्त, तुम्हें मात्र इतना ही स्मरण करना है। एक रात में इतना सब कुछ? हम भी विवश हैं चंद्रगुप्त, बहुत विवश हैं। तुम्हें 3 महीने में 3 वर्षों की शिक्षा जो देनी है, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम कर लोगे। समय अमूल्य धन होता है, इसे यूं व्यर्थ मत गवाओ। जाओ, जाकर कल की परीक्षा की तैयारी करो। जाओ। प्रणाम आचार्य।
अब हमें ये देखना है कि रात भर इसे पढ़ने का अवसर ही ना मिल पाए। परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अयम निजः और वो भागता है ना। उदारचरित मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कल मेरी प्रथम परीक्षा है और मुझे बहुत स्मरण करना है। सुनो सुनो मित्रों, इधर आओ। ये हमसे कहना चाहते हैं कि हम तो बस यूं ही हैं यहाँ। यही एक भले विद्यार्थी हैं गुरुकुल में, केवल तुम ही परीक्षा के लिए परिश्रम कर रहे हो, है ना? ऐसी बात नहीं है। मैं परिश्रम बस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि कल की परीक्षा में मैं असफल ना हो जाऊं। वैसे तुम्हें हम बड़ों की कक्षा में डाला किसने? और चलो किसी सहायता से ही सही, अब वरिष्ठ विद्यार्थियों के साथ आ ही गए हो तो थोड़ा बड़ों की तरह रहना भी सीखो। देखो, पढ़ाई के समय पढ़ाई, परंतु ये आराम का समय है घामड़ू, आराम का। क्या समझे? और यदि तुम्हें हमारे साथ समय बिताने में उत्साह ना हो तो जा सकते हो, जाकर सो जाओ, भाषण मत दो। पर मुझे सोना नहीं, पढ़ना है अमिक। पर औरों को सोना है। और अगर तुम्हें पढ़ाई की इतनी इच्छा है तो बाहर क्यों नहीं चले जाते? जाओ और बाहर जाके रट्टा मारो, हमारा मजा मत किरकिरा करो। जाओ। कांधार के दिए हैं ये, केवल महलों को ही उजाला देना जानते हैं, गुलामों का साथ देना नहीं आता इनको। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिताम तु वसुदेव कुटुंबकम।